स्टूडेंट, फिर से हमें अपने YouTube चैनल में आप लोग सबका स्वागत करते हैं। और अपने न्यूक्लियस के जो हमारा लेक्चर था, इससे पिछले वाला क्लास में हमने स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीटली डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था। आज हम उसके फंक्शन के बारे में भी स्टडी करेंगे, क्योंकि वो वीडियो काफी लंबा हो गया था, तो फंक्शन हम दूसरे पार्ट में स्टडी करेंगे। तो इस पार्ट में हम सिर्फ न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में हम लोग सबसे पहले ये जान लें कि न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है। तो न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोलिंग सेल का जो कंट्रोल करने का रूम है वो क्या है? न्यूक्लियस। यानी हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं या हार्ट ऑफ द सेल। यानी कंट्रोलिंग रूम है जो पूरे कोशिका को या पूरे सेल को कंट्रोल करता है। अदरवाइज वो एक्टिविटी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो या उसका रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी हो, सभी को सेल डिवीजन कराता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कराता है। जिसको जिस समय जो एंजाइम्स जो प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगा वो सारे क्या हो गए? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में इजिली आएंगे और जाएंगे और ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस तरह हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस के न्यूक्लियर इन्वॉल्व का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियर इन्वॉल्व का फंक्शन। तो न्यूक्लियर इन्वॉल्व सेपरेट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। ये जेनेटिक मटेरियल क्या है? हमारा क्रोमोजोम। यानी क्रोमोजोम को, या क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आप देख सकते हैं ये जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर कोई भी सेल है और सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, तो क्या कर रहा है न्यूक्लियर इन्वॉल्व? क्या कर रहा है? इस सेल के और इसके जेनेटिक मटेरियल को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल क्या है? क्रोमोजोम। कहां से सेपरेट कर रहा है? फ्रॉम द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। जो साइटोप्लाज्म सिंथेसिस कहाँ होता है? प्रोटीन में। यानी साइटोप्लाज्म के कंटेंट को, न्यूक्लियोप्लाज्म के कंटेंट को सेपरेट करने वाला हमारा कौन सा आपका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का? वो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर इन्वॉल्व। साथ ही साथ क्या कर रहा है? न्यूक्लियर इन्वॉल्व गिव राइज टू मेम्ब्रेन ऑफ ईआर एंड गोल्जी। और क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप ये देख ही रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हमारा क्या हो रहा है? ये ईआर का मेम्ब्रेन बन रहा है, और ईआर के मेम्ब्रेन से फर्दर क्या बनता है? हमारा गोल्जी का मेम्ब्रेन बनता है, यानी गोल्जी कंपोनेंट बनता है, गोल्जी के ट्यूब्यूल्स बनेंगे, सिस्टर्नी बनेंगे। तो यही इसी के बारे में बताया जा रहा है। न्यूक्लियर पोर सर्व द ट्रांसफर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हमारे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे वो तो इजिली ट्रांसपोर्ट हो जा रहे थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव या डिफ्यूजन। लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स जो थे वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे थे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे परफोरेशन जो था, जो पोर था, वो पोर क्या था? न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करते हैं। ये देखिए, ये मैंने न्यूक्लियर इन्वॉल्व का बनाया था फिगर आपका। तो ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में क्या था? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जहां पे फ्यूज होता था, यही पोर्शन क्या था उसका? न्यूक्लियर इन्वॉल्व। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व का ये पार्ट क्या था? न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियर पोर में खास स्ट्रक्चर था पोर कॉम्प्लेक्स का। और इस पोर कॉम्प्लेक्स में क्या था? 8 डेंस मटेरियल था, इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल, जो ऑक्लेटेड था यहाँ पे टुवार्ड साइटोप्लाज्म के साइड और टुवार्ड न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। तो यही क्या करता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स जो ट्रांसफर होता है ये इसी जगह से होता है। जो इस खास पोर कॉम्प्लेक्स में हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चर जो होता है वो एनुली, और नीचे की तरफ क्या होता है? ये न्यूक्लियर कॉर्टेक्स है जो फाइब्रल और जोनल चीज का बना रहता है, जो इससे कम्युनिकेट करता है। ठीक है, अब क्या है? न्यूक्लियर इन्वॉल्व प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट टू स्ट्रक्चरल एलिमेंट। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल एलिमेंट है सेल में, साइटोप्लाज्म में, जिसको क्या करता है? न्यूक्लियर इन्वॉल्व क्या करता है? अटैचमेंट देता है, सरफेस अटैचमेंट। जैसे ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स हो सकता है, माइक्रोफिलामेंट्स हो सकता है, और मायोफिलामेंट्स हो सकता है। ठीक है, इंटरफेज क्रोमेटिन जो होता है वो अटैच होता है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका इंटरफेज के समय जो क्रोमेटिन होता है वो कहाँ अटैच रहता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर या इनर से। तो जाहिर सी बात है इनर में ही, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट पाया जाएगा। न्यूक्लियर इन्वॉल्व साथ ही साथ क्या करता है? कैरी करता है एंजाइम्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, जो सिमिलर है दोज ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह। तो ये हमारा मेन फंक्शन क्या था? न्यूक्लियर इन्वॉल्व। यानी न्यूक्लियर इन्वॉल्व क्या करता है? सेपरेट करता है न्यूक्लियस को। कहां से? न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट और साइटोप्लाज्म के कंटेंट को। तो अब हम फर्दर स्टडी करते हैं। हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म का
फंक्शन देखते हैं कि मेन फंक्शन न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का मेन फंक्शन क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए। जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए जो फॉर्म होता है न्यूक्लियोलस से, उसी का प्रोसेसिंग करता है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड देयर ट्रांसफर फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और उसको ट्रांसफर करता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म। ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म एक्ट एज ए स्केलेटन ऑफ न्यूक्लियस एंड मेंटेन द शेप ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के शेप को भी मेंटेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्ट एज ए स्केलेटन ऑफ न्यूक्लियस। इट कंटेन डीएनए आरएनए, इसका कंपोजिशन आपको मैंने बताया था कि ये कंटेन करता है डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स और क्या प्रोटीन्स नीडेड इन रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम। तो ये क्या है? मेन फंक्शन है न्यूक्लियोप्लाज्म का। हम देखते हैं न्यूक्लियोलस का फंक्शन। न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर आपने अच्छी तरह से स्टडी कर ही लिया है। तो न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन क्या है? आरएनए सिंथेसिस एंड बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम्स। तो आरएनए सिंथेसिस कैसे? ये न्यूक्लियस का आपने देख लिया था कि कौन कौन सा जोन था। प्रोमेटिन जोन था, फिब्रिलर जोन था, ग्रेनुलर जोन था। तो सबसे पहले आरएनए सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियोलस। राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर। तो इसमें क्या होता है? द क्रोमेटिन एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियोलस कंटेन ए राइबोसोमल जीन और आरआरएनए दैट कोड द राइबोसोमल आरएनए। आपको पहले ही बताए थे कि ये न्यूक्लियोलस से जहां पे क्रोमेटिन फाइबर हमारा अटैच होता है वही जोन क्या है? एनओआर रीजन है। मैंने आपको बार बार बताया है कि एनओआर रीजन, और इसी रीजन के पास क्या है? इसके पास सिंथेसिस करने के लिए क्या है? राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करने के लिए जीन है, ठीक है, जो कोड करेगा राइबोसोमल आरएनए का। तो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज होगा एज ए प्रिकर्सर। उसके पास क्या है? 45S आरएनए होता है एनओआर रीजन के पास, और ये 45 फर्दर चेंज हो जाता है 42, और फाइनली दोनों सब यूनिट उसके 20S आरएनए मतलब लार्ज सब यूनिट राइबोसोम का, और 18S आरएनए यूकैरियोटिक का स्मॉल सब यूनिट, दोनों क्या होता है? इसका फॉर्मेशन करता है। और ऑफ द राइबोसोम किसका? यूकैरियोटिक सेल का, जो आप जान गए। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि मेन फंक्शन इसका क्या है? न्यूक्लियोलस का आरएनए का सिंथेसिस करना। लेकिन आरएनए का सिंथेसिस करने के बाद उसको वो छोड़ नहीं देता है। क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम का प्रोसेसिंग कैसे कर रहा है? क्योंकि आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये राइबोसोमल आरएनए में क्या होगा? प्रोटीन। राइबोसोम का फॉर्मेशन तब होता है जब उसमें प्रोटीन का एसोसिएशन होता है, तब वो क्या बनाता है? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। तो इसलिए प्रोसेसिंग ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग दिस टाइम टू टाइप ऑफ आरएनए जो हमने बनाया, 20S आरएनए जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन से था, और 18S आरएनए क्या हुआ? इन न्यूक्लियस क्या हुआ? गेट एसोसिएटेड होता है प्रोटीन, और ये प्रोटीन कहां से आ रहा है? फ्रॉम माइग्रेट इनटू न्यूक्लियोलस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म से आ रहा कहाँ? न्यूक्लियोलस में, और यहाँ पे वो क्या हो रहा है? एसोसिएट हो जा रहा है और राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये क्या है? राइबोन्यूक्लिक मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल यूनिट। अब ये राइबोसोम का यूनिट बना लेगा और सीन एज ए ग्रैन्यूल, क्या है? ग्रैन्यूल्स इन न्यूक्लियोलस। आप यहाँ देख रहे हैं फिगर में, आपको पहले भी ग्रैनुलर पार्ट है इसका, ठीक है। और दीज प्रिकर्सर कम आउट टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस से कम बाहर आएगा और फाइनली साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और ज्वाइन हो जाएगा टुगेदर टू फॉर्म राइबोसोम, और इस तरह वो राइबोसोम का फॉर्मेशन करेगा। तो टू मेन फंक्शन है न्यूक्लियोलस का। तो इसके बाद हम फर्दर फंक्शन देखते हैं। अब हम लोग क्रोमेटिन के फंक्शन के बारे में जानते हैं। क्रोमेटिन का वैसे भी हम लोग फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है कि इट कैरीज ए जेनेटिक मटेरियल। क्रोमेटिन क्या होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है? कंडेंस हो जाएगा और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज करेगा। और क्रोमोसोम क्या है? एक गाड़ी है, वैक्यूल है, जिसपे हमारा क्या होता है? बहुत सारे जीन कैरी करता है। वो जीन को कैरी करता है, ABC मतलब जो भी जीन है, जीन को कैरी करेगा। यानी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो ये सेंट्रोमियर हमारा, और ये क्रोमोसोम का 2 पार्ट। तो क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन जो होता है वो ट्विस्टेड और थिक हो जाएगा और क्या बना लेगा? क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया? क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्रोमोसोम ही हमारा क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। और क्रोमेटिन हमारे भी 2 तरह के होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, जो फर्दर वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये क्या करता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जेनेटिक मटेरियल को पास करता है।
तो यूक्रोमेटिन जो क्या है, जेनेटिकली क्या होगा, आपका ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, और हेट्रोक्रोमेटिन जो ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, इनएक्टिव रहेगा। लेकिन कहीं कहीं पे ये भी फर्दर 2 पार्ट में होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में कंप्लीट स्ट्रक्चर के मतलब उसके कंप्लीट स्टडी करेंगे कि हेट्रोक्रोमेटिन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में नहीं मालूम रहता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का स्टडी करेंगे। ओके।